इस पूरे किताब में ये कहाँ पावर लिखी है कि किसी से वो डेट ऑफ बर्थ, उसके पिताजी का, माताजी का डेट ऑफ बर्थ और उसकी सिटीजनशिप पूछेंगे? इस पूरी किताब में लिखा कहाँ है? तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी काम है, गैर कानूनी और अपराध है। जो ईआरओस का काम है वो बीएलओस के हवाले कर रहे हैं। बीएलओस को इस किताब में कोई पावर ही नहीं है इस काम की। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी बनाए हैं, कैसे बनाए हैं मोदी जी और अमित शाह जी ने। अब ऐसी क्या खास बात हो गई? अभी 1 महीना पहले तक तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई है। ये अभी क्यों इन्होंने शुरू की एकदम से कि इससे पहले जो सारे अधिकारी थे वो बेईमान थे, चोर थे। अभी बिहार का इलेक्शन की चिंता नहीं है, लेकिन हमने 6 महीने पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट में इसी काम को लेके कि ये गड़बड़ इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। पूरे देश में बिहार का भी नाम लिखा हुआ है हमने इसमें। जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे ये गड़बड़ करेंगे वो। एफआईआर तो अमित शाह साहब की पुलिस कहाँ करेगी? तो हमने कोर्ट में केस चल रहा है ये एफआईआर कराने का, इसी काम को रुकवाने के लिए कि हम नहीं मानेंगे इस चीज नहीं। को। कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा कह रहे हैं ना, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे, एक्स पे लिख देंगे, फेसबुक पे लिख देंगे। ये विरोध उनसे, इस विरोध से बीजेपी और आरएसएस की कान पे जू भी रहेंगी, आज तक रहेंगी। क्या करें फिर? क्या करना चाहिए? सड़कों पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इतना बड़ा मतलब हमला देश की जनता के मत पे हो रहा है और इलेक्शन, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ये बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमपी, एमएलए, मंत्री, ये तो हम तो नहीं बनेंगे ना। हम लोग देश के संविधान की रक्षा करने के लिए इतना कर रहे हैं। जो लोग चीफ मिनिस्टर और ये मंत्री बनने वाले हैं उनका फर्ज नहीं है सड़क पे आके आंदोलन करें? इतना बड़ा धोखा देश के साथ हो रहा है और ये बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना मोबाइल फोन पे लिखेंगे ऐसी कमरों में बैठ के। राजीव गांधी जी ने जो ये वोट देने की जो उम्र है 21 से घटा के 18 कर दी, तो आर्टिकल 326 जो है वो ये कहता है सीधा सीधा कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने 18 साल पूरे कर लिए हों उम्र के और वो पार्लियामेंट में और असेंबली में वोट देने के लिए एलिजिबल है, उसका हक है, अधिकार है, अगर उसके खिलाफ कोई दूसरी जो उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटीज़ ना हो। और वो डिसेबिलिटीज़ क्या हैं कि डिसेबिलिटीज़ उसकी होंगी कि यदि वो वोट देने लायक ही ना हो, अगर उसका दिमाग ठीक ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इस प्रकार ये कानून की ताकत आती है। दूसरी कानून की ताकत जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है वो आती है इस कानून से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और ख़ास तौर पे वोटर लिस्ट बनाने की जो ताकत आती है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, इससे आती है। एक सवाल ले लीजिए, जैसे अभी आप ये बता रहे हैं कि ताकत कहां से आती है। वोटर लिस्ट सर्वे तो समय समय पर होते रहे हैं, तो इस बार अगर हो रहे हैं तो उसमें इतनी दिक्कत कहां से आ रही है कि उसको एनआरसी से जोड़ दिया जाए या ये कह दिया जाए कि वोट देने के अधिकारों से वंचित करने का ये षड्यंत्र है? वोट देने के अधिकार से ही नहीं, नागरिकता के अधिकार से। मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इस पूरी किताब में जो ये दोनों ही चीजें, इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 और ये किताब इलेक्शन कमीशन को ताकत देती है। इसके अलावा उनके जो मैनुअल्स जो वो आर्टिकल 324 में जो बनाते हैं मैनुअल्स या जो अपने गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस जो बनाते हैं, इसके अलावा उनको कोई पावर ही नहीं है। इस पूरे किताब में ये कहाँ पावर लिखी है कि किसी से वो डेट ऑफ बर्थ, उसके पिताजी का, माताजी का डेट ऑफ बर्थ और उसकी सिटीजनशिप पूछेंगे? इस पूरी किताब में लिखा कहाँ है? तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी काम है, गैर कानूनी और अपराध है ये। अब इसमें जो प्रावधान लिखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक है सेक्शन 21 जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश निकाला है, वो सेक्शन 21 है। ये 21 सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए है, रिवीजन के लिए है, नाम काटने के लिए है ही नहीं। और यही उन्होंने अपने हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट में कोई वोटर छूट ना जाए, उसके लिए हम ये गतिविधि करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बातें भी लिख दी कि बहुत सारे ऐसा फ्रीक्वेंट माइग्रेशन से, अर्बनाइजेशन से यंग सिटीजन्स जो बिकमिंग एलिजिबल हैं वो वोट करने से महरूम ना रह जाए। ये सब वजह मतलब इन्होंने लस्सी घोल के इन्होंने अपना असली एजेंडा जाहिर कर दिया। और ये मृत्यु की जानकारी ना मिलने से माँ बाप के उसका क्या मतलब है, डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है, ये बताओ आप मुझे। कोई मर गया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगेगा कि वोटर है? नहीं, वो ये कहने का तरीका है मृत्यु की जानकारी नहीं मिली, इसका मतलब वोटर लिस्ट में ऑलरेडी उसका नाम चलता आ रहा है। तो इस बार ऐसा ना हो, उसको जांच करके अगर वो पहले से जा चुका है इस दुनिया से तो उसका नाम हटाया जाए। तो ये जांच का कार्रवाई तो 2000 मेरे ख्याल से खुद कह रहे हैं कि हर मतलब ये सेक्शन 21 ही है ना, और इसमें ये रेगुलर कार्रवाई होती है। इलेक्शन जो होते हैं ना, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स, उनकी रेगुलर कार्रवाई होती है, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इसमें घुसपैठिए वाला मुद्दा मैं वही बता रहा हूँ ना, रेगुलर उनकी जिम्मेदारी होती है। इसमें ये क्या काम कर रहे हैं
जो ईआरओज का काम है वो बीएलओज के हवाले कर रहे हैं। बीएलओज को इस किताब में कोई पावर ही नहीं है इस काम की। पहला, अब बीएलओज कौन बनेंगे? सब ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? मोदी जी और अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नकारते हुए अपने लोग बनाए। उसके बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों ने वही भ्रष्ट अधिकारी चुनने हैं ना जो बीजेपी और आरएसएस की मदद करेंगे। अब उसके आगे चलते हैं हम बात। अब उसके आगे चल के आप ये बताइए, ईआरओज ने तो रेगुलरली ये काम किया ही है ना, सेक्शन 21 के तहत उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये रेगुलरली काम किया है। किसी ईआरओ को जेल भिजवाने का काम करेंगे इलेक्शन कमीशन के? तुमने अपना काम ही ठीक से नहीं किया आज तक, इसलिए हमें ये करना पड़ा। इससे पता लगता है ना उनकी मंशा क्या है, कि वो बेईमानी करने के लिए कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात इसमें लिखी हुई है खुद कि ये लास्ट इंटेंसिव रिवीजन ऑफ फॉर बिहार वाज कंडक्टेड बाय कमीशन इन द ईयर 2003। मतलब जो 2003 में एक्सरसाइज हुई थी वो अच्छी वाली एक्सरसाइज उसी समय हुई थी। टाइम भी लगा था। हाँ लगा, चलिए बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद तो कोई एक्सरसाइज हुई नहीं है। तो इसके बाद 2003 के बाद या 2003 के 1-2 साल बाद जो भी इलेक्शन हुए वो सब बेकार हुए ना। वो तो अच्छी वाली इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट से नहीं, तो ये इस दौरान जो नॉर्मल से हुई हैं वो सब बेकार इलेक्शन थे। सारी सरकारों को निरस्त कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। अब ऐसी क्या खास बात हो गई? अभी 1 महीना पहले तक तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई है। हर तीसरे महीने, अब तो प्रावधान बदल दिया गया है ना, हर तीसरे महीने वोटर लिस्ट रिन्यू होती है। तो अभी जो एक्सरसाइज अभी होकर खत्म हुई है, ये अभी क्यों इन्होंने शुरू की एकदम से? कि इससे पहले जो सारे अधिकारी थे वो बेईमान थे, चोर थे, वो बेईमानी कर रहे थे। ये खुद इन्हीं का केस है ना ये, इनके अधिकारी। तो उन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कौन सा एक्शन ले लिया? अभी ये वोट, अभी आपने कहा ना मर गया कोई आदमी, तो वो डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगेगा मर गया है जिंदा है? वो तो देखने से पता लगेगा ना। तो इसमें सर्वे ये भी होगा ना, मैं वही तो, ये मेरा सर्वे से कोई परेशानी नहीं है, मुझे अब भी परेशानी नहीं है, वो कर सकती है, वो अभी भी कर ले। लेकिन ये फॉर्म देने का कौन सा प्रावधान इस किताब में लिखा है? जो फॉर्म देने का प्रावधान लिखा हुआ है वो रूल 7 में है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है ना, वो उसका फॉर्म 4 है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आपके दर्शकों को। उसमें है प्रावधान सिर्फ फॉर्म 4 का। उसमें ये कहाँ लिखा है कि ये सब डिटेल्स मांगी जाएंगी? ये प्रावधान ही नहीं है, कानून गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये। जब ये प्रावधान ही नहीं है तो ये किस ताकत से ये काम कर रहे हैं? तो अब अचानक से ये जरूरत कहां से आ गई कागज देखने की? मैं वही कह रहा हूँ, कागज देखने की पावर कहाँ है? पहली बात तो आती है कि इनको पावर, ये कागज देखने की पावर कहीं नहीं है। जब पावर ही कहीं नहीं है तो ये देख किस बुनियाद पे रहे हैं? ये है फॉर्म 4। जो इनको पावर है, ये सेक्शन 21 में तहत जो जाके वोटर लिस्ट चेक करने की ईआरओ के पास यही पावर होती है। सेक्शन ये रूल 8, ये रूल 8 और देख लीजिए, इसके तहत ये पावर आती है। ये जो पावर, ये डेट ऑफ बर्थ और 87 और 2003 कह रहे हैं, वो ताकत आती है वो इससे, सिटीजनशिप एक्ट। जो भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो देश के नागरिक भी है और 18 साल से ऊपर भी है। इन्हीं के इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने वोटर लिस्ट बनाई होगी ना। और सारे बीजेपी और आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख हैं वो उनके ऊपर गिद्ध जैसे नजरें भी रखते रहते हैं, जो तो जेन्युइन वोटर्स को कटवाते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के और मुसलमानों के और सिखों के, क्रिश्चियंस को और ओबीसीज के। तो उसके बावजूद भी जो बच गए वो तो सिक्काबंद, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं होंगे, वो तो ज़्यादातर नकली वोटर्स भी हो सकते हैं, वो तो सिक्काबंद गोल्ड स्टैंडर्ड वाले वोटर्स होंगे ना। उनकी कौन सी निगरानी करने जा रहे हैं? इसमें ये भी है ना, जैसे वो कह रहे हैं कि शहरीकरण हुआ है, अब कोई गांव में रहकर अब वो शहर में आ गया, रोजगार की तलाश में वहां बस गया, तो वहां भी वोट हो गया और गांव में भी वोट हो गया, तो वो नहीं कटे, दो जगह वोट अगर आएंगे उसके तो। इनके ईआरओज अभी पिछले महीने तक क्या कर रहे थे ये पूछ रहा हूं ना मैं। यही काम तो होता है उनका, और ये काम उन्होंने किया है। हाँ, जो अभी 3 महीने पहले हुआ है। ये काम तो वो रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं ना, तनख्वाहें लेते हैं, पैसे लेते हैं। और मैंने ये एफआईआर करा रखी है इसी के लिए ये काम। अच्छा, आपने एफआईआर कराई है? मैं एफआईआर मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, जो ये कांग्रेस पार्टी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के जो हमारे लोग हैं वो तो सोते सोते जागते हैं। अभी जैसे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, लेकिन वो कहाँ फंसे हुए हैं? महाराष्ट्र के इलेक्शन में गड़बड़ हुई थी। अभी बिहार का इलेक्शन की चिंता नहीं है, लेकिन हमने 6 महीने पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट में इसी काम को लेके कि ये गड़बड़ इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं पूरे देश में, बिहार का भी नाम लिखा हुआ है हमने इसमें, जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे ये गड़बड़ करेंगे वो, तो उसके लिए आप एफआईआर कीजिए। एफआईआर तो अमित शाह साहब की पुलिस कहाँ करेगी? तो हमने कोर्ट में केस चल रहा है ये एफआईआर कराने का, इसी काम को रुकवाने के लिए। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो कुछ
हमारी मदद ना इसमें कर रहे हैं, ना अभी इस जहाँ हम जो कह रहे हैं आंदोलन करेंगे उसमें भी नहीं कर रहे हैं, ना जो चुनाव में वोट चुराने की मशीन है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अब जाके क्या करेंगे? अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा केस हार के आए हैं। जो राहुल गांधी जी ने इशू उठाए थे ना, वो प्रकाश अंबेडकर साहब ने, जो वंचित विकास आघाड़ी उनकी पार्टी है, उसके नाम से इतनी बुरी तरीके से लताड़ा गया है बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि बिना तैयारी के गए। अब मुझे ये भी डर है कि कोई ना कोई केस हारने के लिए कोई केस बिहार में डाल देगा या सुप्रीम कोर्ट में इसका, और वो केस हार जाएंगे। केस हार जाएंगे? ये हारने के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स है ना, पूरा ईगल ग्रुप जो है कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया है वो सब स्लीपर सेलों का तो है। एक आध जो उसमें से ईमानदार लोग हैं भी, वो भी बेईमान है। वो क्यों बेईमान है? क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे, उनको नजर आ रहा है सब ये बेईमानी होते हुए। तो वो चक्रवर्ती साहब के पीछे चल रहा है, कोई किसी के पीछे चल रहा है, सब के सब आरएसएस के एजेंट हैं वो। तो अब क्या हो सकता है इसमें कि लिस्ट बनेगी या इसका, क्योंकि विरोध तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को। नहीं, कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाए, कह रहे हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे, एक्स पे लिख देंगे, फेसबुक पे लिख देंगे, ये विरोध उनसे, इस विरोध से बीजेपी और आरएसएस की कान पे जू भी रहेंगी, आज तक रहेंगे। क्या करें फिर? वो क्या करना चाहिए? सड़कों पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इतना बड़ा मतलब हमला देश की जनता के मत पे हो रहा है, और इलेक्शन, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सड़क पे आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, हम लोग तो मलाईदार पदों पे हम लोग तो नहीं बैठेंगे ना, एमपी एमएलए मंत्री ये तो हम तो नहीं बनेंगे ना। हम लोग देश के संविधान की रक्षा करने के लिए इतना कर रहे हैं। जो लोग चीफ मिनिस्टर और ये मंत्री बनने वाले हैं, उनका फर्ज नहीं है सड़क पे आके आंदोलन करें। इतना बड़ा धोखा देश के साथ हो रहा है, और ये बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना मोबाइल फोन पे लिखेंगे एसी कमरों में बैठ के। इन सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की जनता से। हम ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ो, सड़कों पे आओ, रोको इसे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ये देश लूट लेने से, इस देश के संविधान को धज्जियां उड़ा देने से रोकना पड़ेगा। और जो नहीं आते वो मजबूरी में तो बनते रहे चीफ मिनिस्टर या जो भी, जनता उससे खुश नहीं है। जो जनता के लिए सड़क पे आके कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, अपने कम से कम जो पुराने लीडर्स थे जो सड़कों पे रह के आंदोलन किए, जेलों में गए, उनसे ही सीख लें। तो ये है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन ये नहीं है कि मैं भी आपको इस वक्त बोल रहा हूं, ये सोल्यूशन, इनको क्या फर्क पड़ रहा है बीजेपी को, बताओ, इससे कुछ पड़ रहा है फर्क? जनता को आना पड़ेगा सड़कों पे, और जनता से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा, वरना वो इस लायक नहीं है कि वो बड़े बड़े पदों पे बैठे। एक बार एक चीज और एक स्पष्ट कर दें कि जो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है बिहार में, वो उसके हाथ में वो पावर है ही नहीं, ये कहना चाहिए। इसीलिए वो अपराध है, गैर कानूनी है। मैंने बताया ना, मैंने आपको ये किताबें दिखाई हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी वालों से और दूसरी पार्टी को तो बेवकूफ बना सकते हैं, हम जैसे लोगों को नहीं बना सकते। इसमें प्रोविजन दिखा, गैर कानूनी काम सामने से कर रहे हैं, और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एकदम हाथ पे हाथ धर के अपने एसी कमरों में बैठी हैं। इसमें प्रावधान ही नहीं है ना, ये फॉर्म देने का, उससे इंफॉर्मेशन मांगने का प्रावधान कहाँ है इसमें, बताएं। अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को पता नहीं है। अब जब उन्हें पता ही नहीं है तो एक मुंह दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म, और केस डालेंगे महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र की लड़ाई हो रही है, बस केस तो हमने डाले और हम ही जीत रहे हैं ना, और तो कोई नहीं जीत रहा है। केस डालने से कुछ फर्क पड़ रहा है? केस डाल के तो मैं अब भी जीत जाऊंगा, ये उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो कानून चेंज कर देंगे, किया ना अभी हमने हरियाणा में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, कोर्ट में से ऑर्डर ले लिया, कानून ही बदल देंगे वो। अब कानून बदल के बिहार का इलेक्शन निकल जाएगा, ठीक। अब फिर अगले इलेक्शन पे चलो आप, बिहार गया हाथ से। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही बात, या समझ में आके भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्लीपर सेल के चुंगल में इतने फंसे हुए हैं। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी जवाबदेही ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की है, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। आरएसएस और बीजेपी तो चोरी करके इलेक्शन जीतना ही चाहती है, वही उनके पास एक तरीका है। उनको हम क्या दोष दें? उनका तो काम ही चोरी करना है ना, उनको क्या दोष दें हम? दोष तो उनका है ना, जो ये कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम जनता को न्याय दिलवाएंगे। ऐसे नहीं, इस बुजदिली से न्याय दिलवाओगे आप लोग? सड़कों पे आओ, वरना बुजदिल घोषित करेगी आपको जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और इस पूरे मामले को प्राचा जी समझा रहे थे, कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार है, क्या नहीं है, ये आपको बताया। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल जरूर छोड़ सकते हैं। शुक्रिया।